इस साई-फाई एडवेंचर कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्यूचर को दिखाते हुए जहां पर रेप्लिकेंट्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रेप्लिकेंट्स उन इंसानों को कहा जाता था जो अपने बॉडी के अंदर रोबोटिक पार्ट लगाकर घूमते थे। इन सारे रोबोटिक पार्ट्स को बनाने का काम कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती थी। उनमें से एक कंपनी का नाम टेरल कॉर्पोरेशन होता है जो बहुत सारे रेप्लिकेंट्स क्रिएट करते जाती थी। हर कोई इंसान इसे यूज कर सकता था जिसकी बॉडी को उन रेप्लिकेंट्स के रोबोटिक पार्ट से चेंज किया जा सके, लेकिन इसके बदले खरीदने वालों को पैसे देने पड़ते थे। अगर वो नहीं दे पाते तो टेरल कॉर्पोरेशन के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट हुआ करता जो उन सारे लोगों के पास जाकर खरीदे गए पार्ट्स को छीन कर लेकर आ जाते। इसके लिए उन रेप्लिकेंट्स को मारना भी पड़ता तो वो उन्हें खत्म कर देते। उन सभी मारने वाले लोगों को ब्लेड रनर्स कहा जाता था। हमें तो अब के नाम का एक ब्लेड रनर दिखाया जाता है जिसे किसी रेप्लिकेंट्स के घर पर जाकर उसकी आंखें लेकर आनी थी, क्योंकि उसकी आंखें रोबोटिक होती हैं और उसने टेरल कॉर्पोरेशन से उसे खरीदा था। हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि के खुद एक रेप्लिकेंट है, लेकिन वो टेरल कॉर्पोरेशन के लिए एक ब्लेड रनर का काम करता है। के तो तुरंत ही चला गया उस घर के अंदर जहाँ पर वो रेप्लिकेंट रहता है। वो रेप्लिकेंट और कोई नहीं बल्कि हमारे WWE चैंपियन बटिस्टा होते हैं, जिनका नाम मॉर्टल था। के तो सिंपली मॉर्टल के पास आकर बताने लगा कि तुमने कॉर्पोरेशन से आंखें लिए थे जिसके पैसे अभी तक तुमने लौटाए नहीं, इसीलिए मुझे वो सारी आंखें और ऑर्गन्स वापस लेने पड़ेंगे। मॉर्टल भी समझ गया था कि के उसे मारने के लिए आया है, इसीलिए वो भी अपने बचाव की कोशिश करने लगा और उसे उठाकर पटक रहा होता है। पर के को इन सारे कंडीशन की काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है, इसीलिए वो बहुत ही अच्छे से फाइट करते हुए अंत में मॉर्टल को मारने में कामयाब हो जाता है। मॉर्टल ने मरने से पहले के से सिर्फ इतना कहा था कि तुमने कोई मैजिक नहीं देखा, तुम्हें रेप्लिकेंट्स के बारे में एक ऐसी जानकारी पता चलेगी जिससे कि तुम शॉक रह जाओगे। लेकिन मॉर्टल के को पूरी बात नहीं बताता और मर जाता है। के ने अपना सारा काम कर दिया और सीधा अपनी रिपोर्टिंग करते हुए वहां से जा रहा था। तभी के की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ती है जो कि एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। के जब वहां जाकर चेक करने लगा तो पेड़ों के रूट्स के पास एक बॉक्स रखा हुआ था। के तो तुरंत ही उस बॉक्स को निकालकर चेक करने लगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है। तब जाकर पता चला कि इसके अंदर कई अलग अलग टाइप की स्केलेटन्स हैं। के ने तो इन चीजों के बारे में अपने डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म कर दिया और वो बॉक्स भी लेकर ट्रांसफर करने चला गया। अपने इस दिन का मिशन कंप्लीट करने के बाद के की जांच पड़ताल की जाती है। यह हर एक ब्लेड रनर का रूटीन हुआ करता था जिसमें उनका काम खत्म करने के बाद कुछ चेकअप किए जाते, जिससे ये पता चलता कि उनके अंदर की सारी चीजें एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि ये ब्लेड रनर्स टेरल कॉर्पोरेशन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो रिकवरी डिपार्टमेंट का कुछ काम नहीं। एक तरीके से टेरल कॉर्पोरेशन का इन्हीं ब्लेड रनर्स की वजह से लॉस नहीं होता था। के तो उस पूरे प्रोसेस को क्लियर करते हुए वापस अपने घर की तरफ चला आता है। हमें तो अब यहाँ पर के बारे में थोड़ी बातें बताई जाती हैं। के भले ही एक रेप्लिकेंट होता है और ये बात खुद उसे पता थी, यानी कि के अंदर जो सारी मेमोरीज हैं और वो जिन जिन लोगों को जानता है वो उसके द्वारा जनरेट नहीं की गई हैं, बल्कि ये तो टेरल कॉर्पोरेशन वालों ने उसकी मेमोरी के अंदर अपलोड की थी। ये तो अब घर के अंदर सिर्फ अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था जिसका नाम जोई होता है, लेकिन जोई रियलिटी में नहीं थी बल्कि वो एक होलोग्राम होती है और उसी कंपनी वालों ने इसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया था। इसे बनाने का सिंपल रीजन इतना होता है ताकि उनके रेप्लिकेंट्स को अकेलापन महसूस ना हो, और इसी तरीके के होलोग्राम बहुत सारे लोग यूज किया करते थे। लेकिन फिर भी के यहाँ पर जोई से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और उसे 1 साल पूरा होने के बाद एनिवर्सरी गिफ्ट भी देता है। ये गिफ्ट एक ऐसा डिवाइस था जिससे कि के कहीं भी जाए तो वो जोई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करके उसे भी अपने साथ लेकर जा सकता है। यानी के को अब जोई से बात करने के लिए घर पर आने की कोई जरूरत नहीं, वो तो हमेशा उसे अपने साथ लेकर घूम सकता है। अब हमें यहाँ पर के टीम के बॉस को दिखाया गया जिसका नाम लीना होता है। लीना तो अपने डिपार्टमेंट के रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर थी और उसी बॉक्स की जांच पड़ताल करती है जिसे कि के ने दिया था। उसके अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स थे और एक एक की अच्छे से जांच की जा रही थी। शुरुआत में तो देखने से लग रहा था कि ये किसी इंसान के स्केलेटन है, इसीलिए और जांच करने के बाद ये पता चला कि ये स्केलेटन किसी लेडी का है जो कि 30 साल पहले के स्केलेटन्स थे। रिपोर्ट्स निकालने पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये लेडी प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था जो शायद अभी सही सलामत होगा।
लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उस लेडी के स्केलेटन के ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ था, जिससे ये साफ साफ क्लियर होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रेप्लिकेंट थी। पर यहाँ उनके सामने सबसे कंफ्यूजिंग सवाल उठ जाता है, क्योंकि रेप्लिकेंट्स कुछ ऐसे बीइंग होते हैं जो इंसानों को जन्म नहीं दे सकते। यही डिफरेंस था रेप्लिकेंट्स और ह्यूमंस के बीच। जब भी कोई इंसान रेप्लिकेंट बनता तो उनके अंदर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज चली जाती। उनमें से एक एबिलिटी इंसानों को जन्म देने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी चीजें हो रही थी, क्योंकि एक रेप्लिकेंट ने बच्चा पैदा किया था। लीना तो अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें बाहर फैले और लोगों के बीच में एक आक्रोश की भावना जागी कि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा कर सकते हैं। लीना ने तो अब यहाँ केस से साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें इस केस का इंचार्ज बनाया जाता है। तुम्हें पूरी इंश्योरिटी करनी होगी कि ये केस से रिलेटेड सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए और हमारे सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स को ना पता चल पाए कि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ के निकल पड़ा था उन सारे सबूतों को मिटाने के लिए, लेकिन वो भी सोच नहीं पा रहा होता कि आखिर ये चीजें पॉसिबल कैसे हो सकती हैं। ये तो किसी मैजिक जैसा लग रहा था। तब जाकर के को मॉडल की बात याद आती है, जो इसी मैजिक के बारे में बात कर रहा था। यानी कि मॉडल को इन चीजों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन के को तो अब सिंपली उस बच्चे को ढूंढना है जिसे कि उस रेप्लिकेंट लेडी ने जनरेट किया था, और उसे भी पूरी तरीके से खत्म करके इस राज को राज ही रखना है। यहाँ के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि कैसे रेप्लिकेंट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी खुद एक रेप्लिकेंट है, तो इसकी सच्चाई उसे पता होनी चाहिए। अब यहाँ के अपनी छानबीन करने के लिए एक हेडक्वार्टर में चला जाता है। इस हेडक्वार्टर के अंदर हर एक रेप्लिकेंट्स के डेटा रखे जाते थे, इसीलिए कि वहाँ के एम्प्लॉयज को उस लेडी के सीरियल नंबर बताता है, जिससे कि उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की जा सके। लेकिन बात यह थी कि कुछ साल पहले टेरल ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्लैकआउट हुआ था। ये ब्लैकआउट तो कई दिनों तक चला और उसके पहले ही टेरल कॉर्पोरेशन के हेड को मार दिया गया था। जब ये ब्लैकआउट हटा तो ये बात पता चलती है कि कई सारे रेप्लिकेंट्स के डेटा गायब हो चुके हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें एकदम से विलुप्त हो चुकी थी, और इसे कोई और नहीं बल्कि रेप्लिकेंट्स का एक ग्रुप चुराता था, जिसका नाम रेसिस्टेंस होता है। ये कुछ ऐसे ग्रुप हुआ करते जो इंसानों के खिलाफ लड़कर उनके लॉस को तोड़ने की कोशिश करते, क्योंकि रेप्लिकेंट्स भी हाफ ह्यूमन होते हैं, उनके पास भी जीने का पूरा हक हुआ करता था। अब यहाँ सीरियल नंबर बताने के बावजूद भी के को वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि इस रेप्लिकेंट की डिटेल उस ब्लैकआउट में गायब हो चुकी थी। पर तभी अचानक वहाँ लव नाम की एक असिस्टेंट की एंट्री होती है। लव यहाँ पर टेरल कॉर्पोरेशन के ओनर, जिसका नाम वॉलेंस हुआ करता था, उसकी बहुत ही खास असिस्टेंट होती है। इसीलिए लव यहाँ पर के को अपने साथ लेकर जाती है ताकि वो उसे कुछ बता सके। वो तो एक बहुत ही सीक्रेट चैम्बर में गई जहाँ ऐसे रेप्लिकेंट्स के डेटा मौजूद होते हैं जो कि ब्लैकआउट में गायब हो चुके थे, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें रिकवर किया गया। लव तो के से उस रेप्लिकेंट के सीरियल नंबर लेती है और उससे रिलेटेड सारे डेटा एक्सट्रैक्ट करने लगती है। उस रेप्लिकेंट से रिलेटेड सिर्फ एक ऑडियो फाइल बाहर आई थी, जिसे प्ले करने पर पता चला कि डकेट नाम का एक आदमी उस प्रेग्नेंट लेडी से बातचीत कर रहा है। डकेट उससे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछता है, और उसमें पता चला कि जिस लेडी के स्केलेटन्स उन्हें मिले हैं उसका नाम रेचल था। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, इसीलिए एक सीक्रेट रिवील कर देते हैं। ऑडियो फाइल में जो दो लोग दिखाए जा रहे हैं, डकेट और रेचल, ये दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन रेचल भी एक रेप्लिकेंट होती है, तो वो बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है। रेचल नाम की उस रेप्लिकेंट को टेरल कॉर्पोरेशन के पहले वाले ओनर ने बनाया था, और उन्होंने रेचल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डाले थे। और अब जो टेरल कॉर्पोरेशन का नया ओनर आया है, जिसका नाम वॉलेंस है, उसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो अपने नए बनाए जाने वाले रेप्लिकेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डाल सकता। यही रीजन होता है कि रेचल ने एक रेप्लिकेंट होने के बावजूद एक बच्चे को जन्म दिया, पर अभी तक वो बच्चा कहाँ है और कौन है ये किसी को नहीं पता था। कि तो अब इतनी सी इंफॉर्मेशन लेकर चल पड़ा था और ज्यादा डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हमें तो उस टेरल कॉर्पोरेशन का बॉस वॉलेंस दिखाया जाता है, जो बहुत ही एडवांस लग रहा था। वॉलेंस का एक ही मकसद होता है कि वो इन सारे रेप्लिकेंट्स का गॉड बन जाए, और वो जैसा कहेगा वैसा ही सारे लोग करेंगे। उसे तो सिर्फ अपने हाथों में पावर चाहिए था कि वो पूरी सत्ता को एक साथ कंट्रोल कर सके। इसीलिए वॉलेंस बहुत ही भारी मात्रा में रेप्लिकेंट्स को बना रहा होता है। उसके लिए वॉलेंस को चाहे कितनी भी जाने लेनी पड़े वो लेगा, पर उसे सबसे टॉप पर जाना है। अब यहाँ वॉलेंस को भी रेचल नाम की उस रेप्लिकेंट के बारे में पता चल जाता है, जिसने की एक बच्चे को जन्म दिया। वॉलेंस को तो किसी भी तरीके से अपने रेप्लिकेंट्स की संख्या बढ़ानी थी,
और अगर उनके रेप्लिकेंट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अच्छी तरीके से आ जाए तो वो कितनी भी संख्या कर सकता था। बट वॉलेंस के पास इस समय रेप्लिकेंट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड करने की टेक्निक नहीं है। ये तो सिर्फ टेरल कॉर्पोरेशन के उस प्रीवियस बॉस को पता था। इसीलिए अब वॉलेंस ने अपने साथियों को बोल दिया था कि रेचल नाम की उस रेप्लिकेंट के बेटे को ढूंढो, क्योंकि उसके बॉडी पर ही रिसर्च करके हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से चेंजेस किए गए हैं। वॉलेंस अब इसी कोशिश में लग गया और वो कई एक्सपेरिमेंट भी करता है अपने ही रेप्लिकेंट्स के ऊपर। ये सारे एक्सपेरिमेंट काफी डरावने होते हैं जो रेप्लिकेंट्स ही जानते थे। अब हमें यहाँ पर के दिखाया गया जो बहुत ही पुराने डीलर से मिलने आया होता है। ये डीलर रेप्लिकेंट्स के बारे में काफी जानकारी रखता था। के ने तो उस डीलर से डकेट के बारे में पूछा जिसकी ऑडियो फाइल उसने सुनी होती है, पर ये डीलर सिंपली बता रहा था कि डकेट को एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि वो भी एक रेप्लिकेंट था और उसे खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो सभी डकेट के बारे में और कुछ नहीं जान सकते थे। के को यहाँ पर भी आधी अधूरी जानकारी मिली और वो आगे बढ़ चुका था। हमें तो यहाँ लव को भी दिखाया गया जो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है रेचल के बेटे को ढूंढने के लिए। वो तो सीधा के कॉर्पोरेशन में आ चुकी थी और रेचल नाम की उस रेप्लिकेंट की बोन्स चुरा रही होती है। के का असिस्टेंट लव को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन लव ने उसे भी जान से मार दिया और सारे सबूत लेकर वहां से चली गई। ऑब्वियस बात थी कि लव को वॉलेंस ने ही कहा था ये सबूत चुरा कर लाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस बच्चे को ढूंढना चाहता था। कि अब अलग अलग जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, पर हमें दिखाया गया कि कुछ रेप्लिकेंट्स का ग्रुप है जो लगातार के का पीछा कर रहा है। ये वही रेजिस्टेंस वाले ग्रुप थे जिन्होंने ब्लैकआउट के दौरान सारे रेप्लिकेंट्स के डेटा चुरा लिए होते हैं। उन्हें शायद पता चल चुका था कि ये सारे कॉर्पोरेशन वाले आगे क्या करने वाले हैं, इसीलिए ये रेप्लिकेंट्स कोई सीक्रेट मिशन कर रहे हैं जिससे कि इनकी सत्ता वापस आ जाए। के तो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते मॉर्टल नाम के उसी रेप्लिकेंट के घर के पास चला जाता है जहाँ से उसे रेचल के बोन्स मिले थे। वो उसी पेड़ को चारों तरफ से देखने लगा। तभी के कुछ छानबीन के दौरान वहाँ पर एक डेट लिखी हुई दिखाई जाती है जो थी 6 अक्टूबर 2021 की। अब ये डेट किससे रिलेटेड है के को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए ज्यादा कुछ ना मिलने के कारण वो वहां से वापस आ जाता है। उसने तो अपने कॉर्पोरेशन में आकर अपने बॉस को भी बताया, पर वो इससे सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि इस डेट से रिलेटेड उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कि जब उस दिन का टास्क खत्म करने के बाद अपने चेकअप के लिए जाता है तो उसे अचानक एक विजन आने लगा। इस विजन के अंदर के देखता है अपने बचपन वाले रूप को, जहां वो किन्हीं लोगों से डर कर भाग रहा था। वो सारे रेप्लिकेंट्स के को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। दरअसल के हाथ में एक वुडन हॉर्स का खिलौना होता है जिसे कि उन्हीं रेप्लिकेंट्स को चाहिए था, पर के उन्हें देना नहीं चाहता, इसीलिए वो एक सीक्रेट जगह पर आ गया और उस खिलौने को छुपाने से पहले वो देखता है कि उसके पीछे एक डेट लिखी है। ये डेट और कुछ नहीं बल्कि 6 अक्टूबर 2021 की ही थी, जिसके बाद वो उनसे छुपाकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में के काफी ज्यादा सोचने लगा था, क्योंकि उस पेड़ पर मौजूद डेट और उसके खिलौने पर लिखा हुआ डेट दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। जरूर इसमें कुछ रिलेशन हो सकता था, इसीलिए कि इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन करने लगा अपने सुपर कंप्यूटर्स में। के तो अभी के लिए उस डेट पर पैदा होने वाले सारे बच्चों के बारे में पता करता है। वहाँ पर तो उसकी होलोग्राफिक गर्लफ्रेंड जोई भी होती है, जो के को बहुत पहले से कहती थी कि तुम सभी से स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर जरूर कोई अलग बात है जिससे कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। अब सुपर कंप्यूटर पूरा प्रोसेसिंग करके ये बताता है कि उस डेट पर 2 बच्चों का जन्म हुआ था, एक लड़का और एक लड़की। उन दोनों के डिटेल्स देखने के बाद के शॉक रह गया, क्योंकि उनके डीएनए एकदम सेम होते हैं। ताज्जुब की बात थी क्योंकि ये भाई बहन ना होने के बावजूद भी डीएनए इनका सेम होता है। उन दोनों के केसेस के बारे में पढ़ने के बाद पता चला कि वो दोनों एक ऑर्फनेज में रहते थे, लेकिन उस लड़की को एक जेनेटिक डिसीज होने के कारण वो बहुत ही कम समय में मर गई और वो लड़का ऑर्फनेज से कहीं गायब हो गया था, इसीलिए आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ उसकी होलोग्राफिक गर्लफ्रेंड जोई कह रही होती है कि मुझे लगता है वो लड़का तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर नॉर्मल रेप्लिकेंट्स की तरह प्रॉपर्टी नहीं है, तुम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो सबसे अलग हो सकता है। अब के को समझ रहा था कि जोई सिर्फ एक मजाक में बोल रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसे डाउट भी आने लगा कि अगर ये सच हो जाएगा तो क्या हो सकता है। इसीलिए अब वो सीधा उसी ऑर्फनेज की तरफ जाने लगा जहाँ पर ये दोनों बच्चे रहा करते थे। के को तो ये सारी चीजें करने के लिए उसके कॉर्पोरेशन के बॉस ने मना किया था,
लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और सीधा अपने एडवांस कार को लेकर चला जाता है उस ऑर्फनेज वाले इलाके में। के को भी अब ये पता करने का जुनून सवार हो चुका था कि रेचल का बेटा कौन है। जबकि रास्ते में ट्रेवल कर रहा था तभी अचानक वहाँ के रीजनल लोगों ने उसकी कार के ऊपर हमला कर दिया। के की कार एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे आ जाती है और वही सारे लोकल लोग के की तरफ बढ़ने लगे थे उसे मारने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि के एक रेप्लिकेंट है और वो रेप्लिकेंट को अपना दुश्मन मानते थे कि अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए आगे ही बढ़ता है। तब अचानक हमें पता चला कि लव उन सभी के ऊपर हमला करने लगी, क्योंकि लव एक तरीके से के को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसे पता था कि के उस बच्चे को ढूंढ रहा है जो इनडायरेक्टली लव और वॉलेंस को भी चाहिए था। इसीलिए लव शुरुआत से ही के को ट्रैक कर रही थी कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं, और वो के की लोकेशन उस डिवाइस से पता कर ले रहे थे जिससे कि उसने जोई को कनेक्ट किया था, क्योंकि वो डिवाइस टेरल कॉर्पोरेशन ने ही बनाकर के को दिया होता है और के ने फिर एनिवर्सरी गिफ्ट दे दिया जोई को। यानी के क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है ये सब की इंफॉर्मेशन लव के पास थी। लव ने तो के को अच्छी तरीके से रेस्क्यू कर लिया और वो अपना मिशन करने के लिए आगे बढ़ने लगा। के तो ट्रेवल करते हुए सीधा ऑर्फनेज के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ के ओनर को डरा धमकाकर वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की मांग करता है। वो सभी के को कुछ नहीं कर पाती क्योंकि के एक ब्लेड रनर होता है। उन्हें पता था कि ये ब्लेड रनर्स इंसानों को बहुत बुरी तरीके से मारते थे, इसी वजह से के की इन्वेस्टिगेशन में कोई रोक टोक नहीं की जाती। पर के जाकर जब ऑर्फनेज के सारे बच्चों की डिटेल्स देखने लगा तो पता चलता है कि उस ईयर के सभी डेटा चोरी हो चुके हैं, जो ऑब्वियसली रेसिस्टेंट ग्रुप का ही काम हो सकता था। अब के अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब उस ऑर्फनेज के एक ऐसे प्लेस पर पहुंचता है तो उसे वो काफी फैमिलियर लग रहा था। चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये वही प्लेस था जिसे कि के ने अपने विजन में देखा होता है जब वो छोटा हुआ करता था। यानी कि वो मोमेंट जब उस बच्चे के हाथ में लकड़ी का घोड़ा था और वो उसे वहां पर जाकर छुपा देता है। कि जब धीरे धीरे उसी स्पॉट पर जाकर थोड़ा सर्च करने लगा तो उसे तब जाकर वही लकड़ी का घोड़ा मिलता है जिस पर सेम डेट लिखा हुआ था। इस बात से कि एकदम श्योर हो गया कि जो विजन उसे आए थे वो रियल है और शायद रेचल के बच्चे को जो वो ढूंढ रहा है वो खुद ही है। के का दिमाग इन चीजों की वजह से बहुत खराब हो गया था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं रहा होता। के ने तो स्टार्टिंग से यही अज्यूम किया है कि वो एक रेप्लिकेंट है, पर यहाँ ये सीक्रेट चीजें जैसे जैसे रिवील हो रही हैं तो उसका पूरा नजरिया बदलते जा रहा था। के को तो अब सच्चाई पता करनी है कि उसे जो ये विजन्स आ रहे हैं वो ये खुद के हैं या फिर कंपनी वालों ने आर्टिफिशियल तरीके से वो विजन उसके माइंड में डाले थे। उसके होलोग्राफिक गर्लफ्रेंड जो ही उसे बहुत समझाती है कि तुम्हें एना से मिलना चाहिए। उसने सजेस्ट किया कि एना ये बता सकती है कि जो विजन्स तुम्हारे अंदर मौजूद हैं वो रियल यानी कि तुम्हारे हैं या फिर आर्टिफिशियल तरीके से इंक्लूड किए गए थे। के को सच में ये पता करना था, इसीलिए वो अपने बॉस और लव को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए चल पड़ता है एना के पास। एना के पास जाने पर पता चला कि वो खुद को एक चैम्बर में बंद करके रखती थी। उसे तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज हुआ करती थी जिसे वो नहीं चाहती कि चारों तरफ फैले, इसीलिए वो खुद को हमेशा बंद करके रखती। एना तो रेप्लिकेंट्स की एक डॉक्टर होती है जो कहे जाने पर रेप्लिकेंट्स के अंदर वो विजन्स डालते थे जो उनको रिक्वायरमेंट था। इसीलिए अब के एना के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे अंदर मौजूद विजन को चेक करो, मुझे पता करना है कि ये सभी विजन रियल हैं या फिर फेक है। अब इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद एना मान जाती है और के माइंड को स्कैन करते हुए उसके पूरे विजन को देखती है। थोड़ी देर बाद एना बहुत ही ज्यादा रोने लगी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। एना ने तो यहाँ पर के को सब बता दिया था कि तुम्हारे अंदर जो विजन्स हैं वो तुम्हारे हैं, यानी कि वो कॉर्पोरेशन द्वारा इंक्लूड नहीं किए गए थे, जिससे कि के को अब कंफर्म हो जाता है कि रेचल का बेटा मैं ही हूँ। यानी कि उसका जन्म इंसान तरीके से हुआ था पर बाद में उसे रेप्लिकेंट्स बना दिया गया। एना को शुक्रिया अदा करने के बाद के निकल पड़ता है इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। उसका तो अब सारी चीजों के ऊपर से नजरिया चेंज हो चुका था। ये सेम टू सेम वैसा होता है जैसा कि इंसान देखा करते, पर के नहीं समझ पा रहा था कि रेचल को किसने मारा और आखिरकार जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उन रेप्लिकेंट्स में थे वो कैसे बने थे। के दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलने लगी थी। जब वो अपना डेली टास्क खत्म करके अपना चेकअप कराने आता है तो कंफ्यूजन के कारण के वो टेस्ट पास नहीं कर पा रहा था, और जब ये बात उसके हायर मैनेजमेंट और उसके बॉस को पता चला तो उन्होंने के को जॉब से निकाल दिया होता है।
क्योंकि वो किसी भी ऐसे रेप्लिकेंट को काम पर नहीं रख सकती जो इंसानों की तरह सोच सकता था और पूरे दिन के टास्क खत्म करने के बाद अपने टेस्ट को कंप्लीट ना कर पाए। के तो अपने घर पर होलोग्राफिक गर्लफ्रेंड जोई के पास आने के बाद उसका एनिवर्सरी गिफ्ट में से वो एंटीना बाहर निकाल लेता है और इसी की वजह से लव के को ट्रैक कर पा रही थी, जो कि ऑब्वियसली अब नहीं कर पाएगी। लव को भी ये बात पता चल गई थी, इसीलिए वो तुरंत निकल पड़ती है के को ढूंढने के लिए। के तो अब यहाँ जोई के साथ सीधा एक वुड मेकर के पास आ चुका था, जिससे कि वो अपना वुडन हॉर्स देकर पता करता है कि आखिर ये किससे बना है। उस वुडन मेकर ने बहुत अच्छी तरीके से जांच की और बताया एक रेडिएशन के बारे में जो इस टॉय के अंदर मौजूद है और मैच खाती है। सारे कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद के तुरंत ही उस रेडिएशन वाले इलाके में चला गया था। वहाँ पर तो एक चैम्बर होता है जिसके अंदर जाने के बाद के की मुलाकात डकर से होती है, यानी कि रेचल के बॉयफ्रेंड से। डकर अभी तक मरा नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था, जिससे एक सच्चाई पता चली कि रेप्लिकेंट्स भी समय के साथ बूढ़े होते हैं। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो डकर को लगा कि ये मेरा दुश्मन है, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर के को पता है कि टेक्निकली डकर उसका फादर है, इसीलिए वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता और एकदम शांत रहता है। थोड़े समय बाद डकर को भी एहसास हो गया कि के उसे मारने नहीं आया है, इसीलिए वो दोनों एकदम शांति से बैठकर कुछ बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि लव के को ढूंढते हुए उसके कॉर्पोरेशन में आ चुकी है और उसके बॉस को तो लव ने जान से मार दिया था, क्योंकि वो के की लोकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही थी। उनके सुपर कंप्यूटर्स पर कब्जा करके लव ने किसी भी तरीके से के की लोकेशन पता कर ली होती है और वो अगले ही मोमेंट में अपने कई सारे सैनिकों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। यहाँ पर तो के और उसके फादर डकर की आपस में बातें होती हैं, जिसमें कि डकर साफ साफ कह रहा था कि मैंने अपने बेटे को पैदा करने के बाद उसे रेप्लिकेंट ग्रुप के पास भेज दिया और उन रेप्लिकेंट्स ने तो उसे ऑर्फनेज में रख दिया होता है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो, और यही रीजन था कि डकर अपने बेटे से मिलने के लिए आज तक नहीं गया। लेकिन के यहाँ पर यह बात रिवील नहीं करता कि डकर उसका फादर है। लेकिन अचानक डकर ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस पर देखा कि कोई उसके टेरिटरी में घुस रहा है। के को शायद इसका अंदाजा हो चुका था और अगले ही मोमेंट में वहां पर एक बड़ा धमाका होने लगा। ये और कोई नहीं बल्कि लव और उसकी पूरी आर्मी थी, जो के का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। अब उन्हें जब पता चला कि डकर जिंदा है तो वो के को वहीं छोड़ देते हैं और डकर को गिरफ्तार करके अपने साथ लेके चले जाते हैं वॉलेंस के पास। के तो बहुत ही ज्यादा घायल था, पर अचानक उसके पास कई सारे लोग आ जाते हैं। ये रेसिस्टेंट ग्रुप के वो सारे मेंबर थे जिन्होंने ब्लैकआउट किया था। उनकी तो एक लीडर होती है जिसका नाम फ्रेया था। फ्रेया ने अब के को बिठाया और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। फ्रेया कहती है कि हमें जब इस बारे में पता चला कि एक रेप्लिकेंट बच्चे पैदा कर सकती है तो सबसे पहले रेचल की बच्ची को हमने बचाने का डिसीजन लिया, और यही रीजन था कि ब्लैकआउट करके उसके सारे डिटेल्स चुरा लिए गए। कि एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि फ्रेया ने बच्ची कहा, यानी रेचल ने किसी बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया था। यहाँ फिर अब के का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि एक और ट्विस्ट आ गया। के तो सोच रहा था कि वही रेचल का बेटा है, लेकिन फ्रेया के बोलने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि फ्रेया ने एक लड़की को जन्म दिया था और के माइंड में जो विजन्स मौजूद होते हैं वो रियल तो थे बट किसी और के होते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि के जब सुपर कंप्यूटर के ऊपर उस डेट पर पैदा होने वाले 2 बच्चों के बारे में पता कर रहा था तो उसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं जिनके डीएनए सेम थे, पर वो लड़की तो पैदा होने के बाद ही मर गई थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं रेसिस्टेंस वाले ग्रुप के लोगों ने चेंज की होती है। उन्होंने ब्लैकआउट में ही ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी थी ताकि जिसे इन्फॉर्मेशन मिले उसे ऐसा ही लगे कि वो लड़की मर चुकी है, और उनका प्लान सच में कामयाब भी हो गया था। रेचल की बेटी अभी तक सेफ है, जो और कोई नहीं बल्कि एना थी। वही एना जिसने के की मदद की होती है उसके विजन्स रियल या फेक हैं ये बताने में। कुछ देर पहले जब एना के विजन्स चेक कर रही थी तो वो देखते ही समझ जाती है कि ये विजन्स तो मेरे हैं, इसीलिए वो काफी इमोशनल हो गई थी और उसे जेनेटिकली कुछ बीमारी होती है, इसीलिए वो उस चैम्बर में मौजूद थी। हमें तो अब डकर को दिखाया गया जिसके सामने वॉलेंस आकर उसके बेटे के बारे में पूछता है, क्योंकि ऑब्वियसली वॉलेंस को उसके बच्चों से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकालने थे जिससे वो मास प्रोडक्शन कर पाएगा। यहाँ पर डकर ने भी वॉलेंस से पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तब जाकर वॉलेंस रिप्लाई करता है कि मेरे तो मिलियंस में बच्चे हैं, यानी वो अपने उन सारे रेप्लिकेंट्स की बात कर रहा था जिसे कि उसने बनाया होता है। अब यहाँ वॉलेंस डकर को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए उसकी एक हम शक्ल वाली रेचल को लेकर आता है जो बहुत साल पहले मर चुकी थी। ये एकदम सेम टू सेम उसी जैसी लग रही होती है, जो कि डकर से आकर कुछ पूछने लगी।
पर डकर एकदम सख्त लौंडा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं पिघलता और उन्हें कुछ बताता ही नहीं। लव ने तो वॉलेंस के कहने पर उस रेचल को मार भी दिया था। वहीं यहाँ पर के अब बहुत ही उदास हो चुका था क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ अलग ही चल रहा होता है। लव ने के की होलोग्राफिक गर्लफ्रेंड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि वो अब मायूस हो चुका था और उसे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। यहाँ के को फ्रेया नाम की उस लीडर की बात याद आती है जो बता रही थी कि अगर एना को बचाना है तो उसके फादर डकर को मारना होगा, क्योंकि वही बता सकता है कि उसकी एक बेटी हुई थी। इसीलिए के ने डिसाइड किया कि वो जाकर डकर को ही मार देगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वॉलेंस के कहने पर लव डकर को लेके जाकर टॉर्चर कर रही होती है, पर अचानक उनके स्पेसशिप के ऊपर के का हमला हो जाता है। के ने लगातार फायरिंग करके उनके कई सारे सोल्जर्स को मार दिया और उनकी स्पेसशिप क्रैश होने के बाद वो लव से भी फाइट करता है। लव को खत्म करने के बाद अब के को बोला गया था कि वो डकर को भी मार दे, पर वो ऐसा नहीं करता। उसने तो सिस्टम में ये इंक्लूड कर दिया था कि डकर पानी में डूबने के कारण मारा गया, पर वो डकर को उसकी असली बेटी एना के पास लेकर आता है। डकर सीधा वहां से अंदर चला गया और के जो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है उसी बर्फीली जगह पर सोने लगा। उसका काम खत्म हो चुका था, इसीलिए उसके अंदर की सारी चीजें डीएक्टिवेट हो जाती हैं, यानी उसने अपना दम तोड़ दिया। अंदर की तरफ डकर अपनी बेटी एना से इतने सालों बाद मिल रहा था। वो दोनों तुरंत इस बात को समझ जाते हैं और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।